Good morning, dear students. Students, in today's class we discuss very important topic of history. So basically in today's class we discuss some important events of history after independence. Means students जो एग्ज़ाम में हम ये कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद जो घटनाएं हुई वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पेपर में पूछी जाती हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स बेसिकली बहुत बार आप ये देखो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुए थे, इन विच ईयर फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज हेल्ड, पहली बार किसकी पार्टी बनी थी, कांग्रेस पार्टी कब सत्ता में आई थी, या फिर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है जो हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट किया था, प्लानिंग कमीशन कब अडॉप्ट किया था. तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमारे देश में इवेंट्स हुए. ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं. आज की क्लास में हम देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे. इंपॉर्टेंट इवेंट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो मतलब कि देश की आज़ादी के बाद जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, जो घटनाएं हुई, वो कैसे एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं वो देखते हैं. इन 1948 देखो 1947 में देश आज़ाद होता है. देश आज़ाद होने के बाद एक इंटीरियम गवर्नमेंट बनाई जाती है जब अंग्रेज़ देश को छोड़ के जाने लग जाते हैं. ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो प्राइम मिनिस्टर जो है वो डिक्लेयर कर देता है कि इंडिया को लिबरेट कर दो, आज़ाद कर दो, और 1948 तक जो है सारे अंग्रेज भारत से वापस आ जाएंगे. देन स्टूडेंट्स 1948 में सी राजा गोपालाचारी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज़्यादा. ठीक है, सी राजा गोपालाचारी, चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी देश के पहले और आखिरी गवर्नर जनरल बनते हैं ऑफ फ्री इंडिया. ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है. ठीक है, कि हमारे देश के पहले और आखिरी, ये डायरेक्ट ऐसे नहीं आएगा, ये पूछ लेंगे कि देश आज़ाद होने के बाद मीन्स आफ्टर इंडिपेंडेंस हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. आंसर इज सी राजा गोपालाचारी. बिकॉज स्टूडेंट्स जो लॉर्ड माउंटबेटन था लास्ट वाइस रॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, लास्ट वाइस रॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन होता है. देश आज़ाद होने के बाद भी कुछ समय के लिए 6-8 महीने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ही देश का वाइस रॉय रहता है. ठीक है, मीन्स आफ्टर फ्री इंडिया भी अंग्रेज़ों का ही था. जब लॉर्ड माउंटबेटन अपनी पोस्ट से हट गया था तो सी राजा गोपालाचारी को देश का गवर्नर जनरल बनाया गया था. ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 26 नवंबर. स्टूडेंट्स हमारे देश का जो संविधान है वो हमने 26 नवंबर को कंप्लीट कर लिया था बना के, जिसको एज अ लॉ डे भी सेलिब्रेट किया जाता है. 26 नवंबर को मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट में क्वेश्चन पूछ लेते हैं. एज अ लॉ डे, या आप कह सकते हो 26 नवंबर को एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाया जाता है. कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधानिक दिवस. तो 26 नवंबर को बेसिकली हमने अपना संविधान कंप्लीट रेडी कर लिया था, कंप्लीट बना लिया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने. लेकिन हम प्रॉपर उसे लागू कब करते हैं? 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1950 को. ठीक है, 1949 26 नवंबर को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 2 साल 11 महीने, ठीक है, कितने समय में? 2 साल 11 महीने 18 दिन, इतने समय में हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन रेडी किया. स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हम पॉलिटी में भी पढ़ेंगे जब आगे हम पॉलिटी पढ़ेंगे अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो बेसिकली जब 26 जनवरी को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लिया तो हम उसको प्रॉपरली आप ये कह सकते हो लागू कब कर रहे हैं, अडॉप्ट कब कर रहे हैं? 26 जनवरी 1950 को. 26 जनवरी का दिन क्यों हम सिलेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ चुके हो मॉडर्न हिस्ट्री में 26 जनवरी 1930 को जब कांग्रेस पार्टी लाहौर सेशन अपना लगा रही थी, वहाँ पर लाहौर सेशन में कांग्रेस पार्टी ने ये डिक्लेयर कर दिया कि अब से हम जब भी अपने देश की स्वतंत्रता, जब भी अपने देश की आज़ादी सेलिब्रेट करेंगे वो दिन होगा 26 जनवरी. तो 1930 से हर साल कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स जो हैं वो 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाते आ रहे थे, अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे. तो लेकिन जब हमें मौका मिला तो हमने जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू किया? 26 जन 1950 को. ठीक है, इसलिए इसे हम एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट भी करते हैं. ठीक है, आगे सब डिटेल में पढ़ेंगे हम. ठीक है,
1950 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स विद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी? एडल्ट फ्रेंचाइजी मीन्स कि देश का हर वो नागरिक जो अडल्ट है, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन की गाइडलाइंस उसके ऊपर लागू होती हैं। देश का संविधान हर उस नागरिक पे लागू होता है जो हमारे कंट्री का सिटीजन है, सिटीजन ऑफ इंडिया है। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब है कि जो पर्सन अडल्ट है, 18 साल से उम्र है, 18 साल की उम्र से बड़ा है, 21 साल की उम्र से बड़ा है। पहले जो है स्टूडेंट्स, जो वोटिंग एज थी वो 21 थी, ठीक है, पहले वोटिंग एज 21 थी। बाद में राजीव गांधी के टाइम पे, जब राजीव गांधी देश के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके टाइम पे वोटिंग एज घटाकर 18 कर दी। मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है वो 18 ईयर से ऊपर मानी जाती है। तो मीन्स जो पर्सन अडल्ट है, वोट डालने का एलिजिबल है, ठीक है, हमारे देश का नागरिक है, तो उसको हम प्रॉपर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी काउंट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मीन्स कि हर एक वो सिटीजन जो आज की डेट में 18 साल से अबव है, ठीक है, वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में आता है। वेदर इट इज़ मेल फीमेल, सबको इक्वल राइट है, ठीक है, इक्वालिटी की बात करते हैं हम, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो देश के पहले राष्ट्रपति बनते हैं और लगातार 2 बार देश के राष्ट्रपति रहते हैं, ठीक है। तो हमारे देश के पहले और इकलौते ऐसे राष्ट्रपति जो लगातार 2 बार देश के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे। इन 1951 कांग्रेस विन जनरल इलेक्शन अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। स्टूडेंट्स, 1951 और 52, ठीक है, जो एक पूरा ईयर काउंट होता है 1951 से लेके 52 के बीच में, ये जनरल इलेक्शन पूरे 100 दिन चले थे। उस टाइम पे कौन सा हमारे पास बहुत ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी थी, कोई प्रॉपर EVM मशीन्स थी कि हम इलेक्शन करवा लेंगे, तब तो बैलेट से जो है पर्ची सिस्टम से वोटिंग होती थी। उस टाइम पे जब पूरे इंडिया में इलेक्शन कराए गए तो उस टाइम पर फर्स्ट टाइम कांग्रेस पार्टी जनरल इलेक्शन को जीतती है। किसकी हाज़िरी में? जवाहरलाल नेहरू। तो देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन 1953 UGC इस्टेब्लिश। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है एक बार कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कब बना था? 1953, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1953 में, ठीक है। साहित्य अकादमी इस्टेब्लिश। तो स्टूडेंट, जो साहित्य अकादमी है वो कब बनी थी? 1954, नेक्स्ट ईयर ऑफ UGC इस्टेब्लिशमेंट। इन 1955 अनटचेबिलिटी एक्ट कम्स इनटू फोर्स। अनटचेबिलिटी इज़ अ ऑफ्टन, हमारे देश में स्टूडेंट्स, हमारे कंट्री में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी अनटचेबिलिटी की, ठीक है। तो ऐसी बातें खैर हमको मुंह से बोलनी भी नहीं चाहिए। मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे देश की, हमारी सोसाइटी की जो सबसे बड़ी जो एक बैड रिचुअल आप कह सकते हो वो थी छुआछूत मानना, ठीक है, किसी लोअर कास्ट पर्सन को अछूत समझना, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं हमारी सोसाइटी की एक बहुत बुरी बैड रिचुअल थी। तो पुराने ज़माने में ये बहुत ज़्यादा हुआ करता था स्टूडेंट्स, ठीक है। तो पुराने ज़माने में आप ये, पुराने ज़माने में क्या आप ये कह सकते हो आज से 30-40 साल पहले तक भी बहुत ज़्यादा अनटचेबिलिटी हमको देखने को मिलती थी, ठीक है। समाज में, सोसाइटी में लोग, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करते थे, मतलब कि मानते थे, ठीक है, और सोसाइटी में चीज़ें ईज़िली प्रिवेल थी, चलती थी। तो इसको 1955 में अनटचेबिलिटी को एज अ सिन, एज अ क्राइम जो है, इट वाज ऑफ्टन एज अ क्राइम, ठीक है। अगर कोई भी पर्सन अपने से किसी भी पर्सन को, ठीक है, या मान लो अपने से कोई लोअर कास्ट का पर्सन है, कोई अदर रिलीजन का पर्सन है, उसके साथ अगर वो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करेगा, उसके साथ वो ऐसे छुआछूत कोई भेदभाव करेगा, उसके ऊपर डायरेक्ट एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा कानून बना सोसाइटी के लिए, ठीक है। तो इट मीन्स, इट रिफ्लेक्ट, इट शोज़, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसकी बात करता है? इक्वालिटी की, समानता की, सबको इक्वल राइट है, सबको समानता का अधिकार है। तो आपको ये चीज़ भूलनी नहीं चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं, कई बार इसका आर्टिकल ही पूछ लेते हैं, ठीक है। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं स्टूडेंट्स, उसमें आर्टिकल 17 जो है
वो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात कर रहा है, ठीक है। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कब 1955 में ये एक्ट बन चुका था। देन हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो भी 1955 में पास होता है, ठीक है। और 1956 में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बनती है, SCR का मतलब है स्टूडेंट्स स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एक्ट पास होता है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है? जब हमारा देश आज़ाद हुआ, पार्टीशन हुई 1947 में, इंडिया अलग देश बनता है, पाकिस्तान अलग बनता है, ठीक है जी। ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, मतलब कि इंडिया के हम कह सकते हैं एक टुकड़ा उधर से पाकिस्तान को अलग कर दिया जाता है, एक जो आज की डेट में बांग्लादेश है, इस लैंड ऑफ पीस को जो है कट करके अलग देश बना दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स उस टाइम पर ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि हम नई स्टेट्स नहीं बना सकते थे इमीडिएटली। कई सारे कारण थे, क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स ने जैसे ही हमको इंडिपेंडेंस मिलती है, जैसे ही आज़ादी मिलती है, बहुत सारी स्टेट्स की सेपरेट स्टेट्स की डिमांड उठनी शुरू हो गई थी। अब ये जो सेपरेट स्टेट्स की डिमांड है स्टूडेंट्स, ये हमारे सोसाइटी को, हमारे समाज को तोड़ने की बात करती है। इसलिए गवर्नमेंट ने इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं दिखाई कि हम नई स्टेट्स बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आज अगर नई स्टेट बनाई है, कल को हो सकता है वो स्टेट अपने लिए एक सेपरेट लैंड, सेपरेट कंट्री की डिमांड शुरू कर दे, अपने आप को एक ऑटोनोमस स्टेट डिक्लेयर करने की डिमांड शुरू कर दे। तो ये गवर्नमेंट के लिए बहुत चैलेंजिंग हो चुका था, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इस चीज़ को स्टूडेंट्स। इसलिए 1956 में स्टेट कमीशन फॉर रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ठीक है, बनाया जाता है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया जाता है, जिसमें कि इंडिया में लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स को बनाने की बात की गई थी। मतलब कि हमारे देश में भाषा के आधार पर स्टेट्स को बनाया जाएगा। क्लियर? तो फर्स्ट टाइम, इससे पहले भी कुछ कमेटीज़ बैठती हैं स्टेट्स बनाने के लिए, लेकिन वो कमेटीज़ फेल हो गई थी। ये चीज़ें स्टूडेंट्स हम आगे अपनी जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, उसमें चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। तो अभी सिर्फ आप इतना समझो कि 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बैठा था, ठीक है, जिसमें कि पहली स्टेट जो है वो आंध्र प्रदेश बनाई गई थी, ठीक है। फर्स्ट स्टेट लिंग्विस्टिक बेसिस पे 1956 में आंध्र प्रदेश बनती है, ठीक है। फिर केरला, तमिलनाडु, मतलब कि स्टेट जो है वो लैंग्वेज के बेसिस पे बन रही हैं। जहाँ पे तमिलियन बोली जा रही है तमिलनाडु, ठीक है। जहाँ पे बंगाली बोली जा रही है वहाँ पर वेस्ट बंगाल बन गया। जहाँ पर गुजराती बोली जा रही है वो गुजरात बन गया। ऐसे स्टूडेंट्स 1960 में जो बॉम्बे था, पहले नाम बॉम्बे हुआ करता था। बॉम्बे बहुत बड़ा था, आधा महाराष्ट्र और कंप्लीट गुजरात, बहुत बड़ा रीजन था बॉम्बे। तो बॉम्बे मतलब कि एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बैठता है और 1960 में महाराष्ट्र को अलग स्टेट डिक्लेयर करता है, गुजरात को एक अलग स्टेट डिक्लेयर करता है। कैसे डिक्लेयर करती है गवर्नमेंट? जहाँ पर भी नंबर ऑफ हेड्स काउंट किए जाते हैं, जहाँ पर भी एक अलग लैंग्वेज, एक अलग भाषा, एक अलग बोली बोलने वाले लोग रहते हैं, तो उसको गवर्नमेंट जो है अकॉर्डिंग टू स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एक स्टेट का दर्जा दे देती है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से 1960 में जो है महाराष्ट्र और गुजरात अलग स्टेट बनाई गई थी। महाराष्ट्र जहाँ पर मराठी बोली जाए, गुजरात जो गुजराती बोलने वाली स्टेट थी। ऐसे ही आपको पता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 1966 कि पंजाब जो है, पंजाब और हरियाणा ये स्टेट्स कब बनी थी? तो स्टूडेंट्स पंजाब और हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बनी थी। दोनों स्टेट्स की कैपिटल सेम है, ठीक है, चंडीगढ़। और पंजाब बनाया गया था जहाँ पर नंबर ऑफ़ हेड्स काउंट करके, जहाँ जिस रीजन में लोग पंजाबी बोलने वाले रहते हैं। हरियाणा बनाया गया था जिस रीजन में लोग हरियाणवी बोलने वाले रहते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि जो लोग संस्कृत के ऊपर, ठीक है, एजुकेशन में हिंदी के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इस तरीके से पंजाब को अलग स्टेट बनाया गया था 1966 में, ठीक है। तो ये बेसिक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ें आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इन 1957 ऑल इंडिया रेडियो रिनाउंस द आकाशवाणी। तो स्टूडेंट्स ऑल इंडिया रेडियो जो है ये कोई नया नहीं है, ये अंग्रेज़ों के टाइम से चलता आ रहा है। तो अंग्रेज़ों के टाइम से ऑल इंडिया रेडियो ही हम कहते हैं इसे, लेकिन 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का रीनेम करके, नेम चेंज करके, मतलब कि क्या रखा गया? आकाशवाणी। क्लियर? तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आकाशवाणी जो है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था, रीनेम कब किया गया था?
ऑल इंडिया रेडियो का नाम कब बदला गया था? 1957। इन 1958 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट इवेंट है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वाज लॉन्च्ड। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट्स, हमारे देश में हम ये कह सकते हैं भारत एक गांव का देश है, मतलब कि जहाँ पर बहुत सारे विलेजेस बसते हैं, ठीक है, विलेजेस का देश है। बहुत सारी कंट्री, हमारा जो कंट्री है यहाँ पर हम देखते हैं मैक्सिमम रूरल एरिया है, ठीक है, विलेज एरिया है। तो उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात की गई है कि हमें अपने विलेज डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बनाना ज़रूरी है। तो इसके लिए किसने रिकमेंड किया था? बलवंत राय मेहता। स्टूडेंट्स, आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए, किसने रिकमेंड किया था? बलवंत राय मेहता, ठीक है, फादर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। बलवंत राय मेहता जो थे बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे, ठीक है। बलवंत राय मेहता ने एडवाइस किया गवर्नमेंट को कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होना बहुत ज़रूरी है विलेज लेवल की डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि डेफिनेटली अगर कोई स्टेट का सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, वो सभी अपने स्टेट के जो विलेजेस हैं, जो भी गांव क्षेत्र वाला एरिया है, जो भी रूरल एरिया है, वहाँ पर जाके एक सीएम हर एक जगह जाके तो देख नहीं सकता। एक सीएम हर एक जगह को अच्छे से, आप कह सकते हो, ग्रास रूट लेवल पर काम तो कर नहीं सकता, ठीक है। उन्होंने तो पॉलिसीज़ बनानी है, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट ग्रास रूट लेवल पे कौन करेगा? ये चीज़ें, अगर ये चीज़ें अवेलेबल होंगी लोगों की डेवलपमेंट के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत बार। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात कब? 1958 में। किसने रिकमेंड किया था? फर्स्ट टाइम बलवंत राय मेहता कमेटी बैठी थी, उन्होंने किया था, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। और भी कमेटीज़ थी, अशोक मेहता कमेटी, एलन सिंघवी कमेटी, ठीक है, उन कमेटीज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन ये आइडिया किसका था? ये ब्रेन चाइल्ड किसका था? स्टूडेंट्स, ये आइडिया था गांधी जी का। अब आपको समझ में आएगा कि गांधी जी किस चीज़ की बात कहते थे। गांधी जी कहते थे अगर हम अपने देश के विलेजेस को, अपने देश के गाँव को अगर हम साफ़ रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे, ठीक है, उनकी डेवलपमेंट करेंगे, तो शहर ऑटोमेटिकली अच्छे बन जाएंगे। कोई गांव होता है, गांव डेवलप होकर शहर ही तो बन जाता है, ठीक है। तो शहर कोई अपने आप थोड़ी ना बने होते हैं। तो इस तरीके से गांधी जी की आइडियोलॉजी थी कि हमें अपने रूरल एरिया को, अपनी कंट्री के रूरल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए, ठीक है। विलेजेस के डेवलपमेंट के लिए पंचायत होनी चाहिए, और पंचायत जो है वो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए, वो प्रॉपर अपने विलेज डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान रखें। ये सब चीज़ें उस टाइम पे रिकमेंड की गई थी। तो ये आइडिया था गांधी जी का कि विलेजेस को कैसे हम अपलिफ्ट कर सकते हैं। और फिर बाद में ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए कौन कहते हैं? बलवंत राय मेहता जी कहते हैं, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको बेसिक पॉइंट समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि 1962 में एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ था, इन 1962, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस चीज़ की मैं आपको PDF फाइल प्रोवाइड कर दूंगा, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। 1962 में इंडिया चाइना वॉर हुई थी, ठीक है, जिसको इंडो साइनो वॉर भी कह देते हैं। इंडिया और चाइना की वॉर 1962, एक इम्पॉर्टेंट इवेंट जिसमें कि जिस वॉर को इंडिया हार गया था ड्यू टू सम लैक ऑफ रीजंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हो उस टाइम पर चाइना अपनी मिलिट्री पावर इतनी डेवलप कर चुका था कि वो हमारे अक्साई चीन वाले एरिया में, ठीक है, जो जिस रीजन पे उन्होंने आज भी कैप्चर कर रखा था, आप कह सकते हो अक्साई चीन वाला एरिया जो है हमारा ऊपर लेह लद्दाख वाला पोर्शन, वहाँ पर वो अपनी प्रॉपर रोड बना चुके थे, अपनी रोड्स डेवलपमेंट कर चुके थे अब उस टाइम पे 1962 में। तो वो अपना कब्जा मानने लगे, कहते जी हमारा एरिया है। तो इंडिया ने कहा नहीं जी, ये तो हमारा लैंड है, हमारा एरिया है। इस चीज़ को लेके जो है शुरुआत होती है 1962 से पहले इंडिया में जो है तिब्बत से दलाई लामा भाग के आ चुके होते हैं, ठीक है। आप सबको पता होना चाहिए कि दलाई लामा कौन थे, अभी भी हैं। लामा बेसिकली स्टूडेंट्स एक पोस्ट होती है, इट्स अ नेम ऑफ पोस्ट, ठीक है। तो जो दलाई लामा है आप गूगल सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो वो एट प्रेजेंट इंडिया में ही रह रहे हैं, लेकिन चाइना डिक्लेयर कर चुका था दलाई लामा को कि दलाई लामा बेसिकली, ये एक लंबा टॉपिक है, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूँ।
तिब्बत के ऊपर चाइना अपना कब्जा जमा के बैठा हुआ था और तिब्बत के अंदर दलाई लामा आप ये कह सकते हो कि चाइनीज़ गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ मूवमेंट चला रहे थे कि तिब्बत को आज़ाद करो, तिब्बत जो है एक ऑटोनोमस स्टेट होना चाहिए। उस चीज़ के ख़िलाफ़ चाइना जो है दलाई लामा को अरेस्ट करने वाले होते हैं, लेकिन जब दलाई लामा को पता चलता है कि वो अरेस्ट होने वाले हैं, उससे पहले ही वो तिब्बत से नेपाल के रास्ते होते इंडिया आ जाते हैं और इंडिया में आके अपनी शरण ले लेते हैं। इंडिया को कहते हैं कि मुझे बचाओ, चाइना जो है मुझे अरेस्ट करके हो सकता है मार सकता है। तो इंडिया के पास आ जाते हैं, इंडिया उनको पूरी प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। तो दलाई लामा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि लामा एक पोस्ट होती है, बेसिकली स्टूडेंट्स जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं तो उनके जो आप कह सकते हो धर्मगुरु होते हैं, जैसे आपको समझ में आए, तो सबसे बड़ी पोस्ट होती है। तो दलाई लामा जो है एट प्रेजेंट हिमाचल में रहते हैं, ठीक है, धर्मशाला वगैरह जहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क्स के मोनेस्ट्रीज़ बनी हुई हैं उधर ही रहते हैं। तो बेसिकली चाइना ने जब इंडिया को कहा कि हमें वापस करो दलाई लामा को, इंडिया ने इनकार कर दिया, कहते जी हम नहीं कर सकते। दूसरी पॉइंट बिटवीन लैंड को लेके इशू हो गया। फिर यही कारण बनता है इंडिया और चाइना की वॉर होती है, ठीक है, जिसमें कि जिस वॉर को इंडिया जो है कुछ कारणों के कारण हार जाता है, ठीक है। तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है स्टूडेंट्स, 1962 की वॉर के बाद पाकिस्तान हम पे हमला करता है 1965 में। तो इस 2-3 साल के दौरान, 2 साल के दौरान आप ये कह सकते हो कि 2 मेजर वॉर्स हो चुकी होती हैं। फिर इंडिया पाकिस्तान को 65 की वॉर में हरा देता है, ठीक है। और इस बीच हमारा जो 5 ईयर प्लान जो गवर्नमेंट बनाती होती थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, वो 5 ईयर प्लान जो है वो ख़राब हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये 5 ईयर प्लान्स वाला जो टॉपिक है ये हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। 5 ईयर प्लान क्या है ये मैं आपको इकोनॉमिक्स में डिटेल में बताऊंगा। तो आई होप आपको ये टाइमलाइन समझ में आ गई होगी। यहाँ तक आप ये बेसिक पॉइंट्स नोट कर लीजिए, टेक योर टाइम। हाँ जी स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं नेक्स्ट इवेंट। इन 1969 14 लीडिंग बैंक नेशनलाइज्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट ने 1969 में 14 बैंक नेशनलाइज किए थे। नेशनलाइज मीन्स राष्ट्रीयकरण करना, जैसे कि हमारा SBI है, PNB है, जो भी हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। तो गवर्नमेंट ने वो कब किए नेशनलाइज, कब उनका राष्ट्रीयकरण किया, 1969 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1969 में कितने बैंक्स को नेशनलाइज किया था। आंसर इज़ 14, ठीक है। इन 1971 इंडो पाक वॉर, इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी 1971 में, 1971 में। लड़ाई का कारण क्या बनता है, बांग्लादेश। बेसिकली स्टूडेंट्स, बांग्लादेश में पाकिस्तान आर्मी ने वहाँ पर लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो उनके ह्यूमन राइट वायलेशन, लोगों के ऊपर अत्याचार बहुत बढ़ चुका था, जिसके कारण कि वहाँ पर से लोग डिमांड करते हैं कि इंडिया हेल्प करे। और पाकिस्तान इंडिया के ऊपर अटैक करने वाला होता है सी रूट से, ठीक है जी, गाज़ा अटैक समथिंग ऐसे करके कुछ अटैक होने वाला होता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में जब इंडिया को पता चलता है तो इंडिया इस वॉर के लिए प्रिपेयर रहता है। और 1971 में इंडिया ने पाकिस्तान को बैटल में बुरी तरह हराया। 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को अरेस्ट किया, ठीक है, और फिर बांग्लादेश को आज़ाद करवाया, ठीक है। जो ईस्ट पाकिस्तान था पहले 1971 से पहले, फिर बांग्लादेश बाद में 1972 के बाद कंट्री का नेम चेंज करके बांग्लादेश रखते हैं। और इंडिया के साथ बांग्लादेश के बहुत अच्छे रिलेशन उसके बाद से हो जाते हैं, ठीक है। इन 1975 आर्यभट्ट लॉन्च, हाँ जी, हमारे देश का कंट्री का पहला सैटेलाइट। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब लॉन्च हुआ था। ये तो सबको पता होगा कि पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट था, ठीक है। आर्यभट्ट लॉन्च कब हुआ था, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ईयर दे सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स के ईयर हमको पता होने चाहिए, वो टिप्स में होने चाहिए। बैंक कब नेशनलाइज हुए, ठीक है, आर्यभट्ट कब लॉन्च हुआ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मदर टेरेसा विंस नोबेल प्राइज़ इन 1979। 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन 1982 EVM, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, एज इट इज़ एग्ज़ाम में ये पूछा गया एक बार, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है पहली बार कब यूज़ की गई थी। तो ये केरला के जो जनरल असेंबली इलेक्शन थे वहाँ पर स्टूडेंट्स यूज़ हुआ था
ठीक है। पहली बार मतलब कि जब ट्रायल इसका शुरू हुआ तो पहला ट्रायल जो है कहाँ पर, केरला के ऊपर किया गया। ठीक है, कब, 1982 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज़्यादा। इन 1984 राकेश शर्मा फर्स्ट इंडियन स्पेसमैन। तो जो राकेश शर्मा थे जो पटियाला से ही थे, ठीक है, आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, राकेश शर्मा पहले इंडियन थे जो स्पेस में गए थे, इंडियन स्पेसमैन। ठीक है। दूसरी बात स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि राकेश शर्मा जो थे वो इंडियन एयरफोर्स में आप कह सकते हो कि फ्लाइंग ऑफिसर हुआ करते थे। ठीक है, तो वो साइंटिस्ट नहीं थे बेसिकली। ठीक है, तो वो एक ऑफिसर थे एयरफोर्स के। ठीक है, उस टाइम पर आई थिंक एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ वो आप ये कह सकते हो कि फ्लाइंग ऑफिसर से ऊपर के रैंक के थे। तो यंग थे काफ़ी, मतलब जब उनको भेजा गया। ठीक है, तो पहली बार जो इंडियन भेजा गया राकेश शर्मा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, स्क्वाड्रन लीडर रैंक पे थे आई थिंक। ठीक है, तो ये रैंक्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए। कई बार बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो स्क्वाड्रन लीडर का रैंक होता है ना स्टूडेंट्स, वो इंडियन आर्मी के मेजर रैंक के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, और एयरफोर्स में वो स्क्वाड्रन लीडर रैंक होता है। ठीक है, तो राकेश शर्मा उस टाइम पे स्क्वाड्रन लीडर थे। ठीक है, जब उनको भेजा गया था स्पेस में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 1984 में। ठीक है, 1988 में पाकिस्तान कन्फर्ड इट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड निशान पाकिस्तान। तो जैसे हमारी कंट्री का भारत रत्न है स्टूडेंट्स सबसे बड़ा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, वैसे ही निशान पाकिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। ये इन्होंने दिया था मोरारजी देसाई को। ठीक है, पहले प्राइम मिनिस्टर एक ऑपोजिशन पार्टी के, जनता दल पार्टी के। ठीक है, तो पाकिस्तान ने निशान पाकिस्तान किसको दिया था, मोरारजी देसाई को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, 1991 में एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो एलपीजी रिफॉर्म होता है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हम अडॉप्ट करते हैं। बेसिकली हमारी कंट्री की इकॉनमी जो है वो बहुत ज़्यादा लॉस में जा रही होती है, क्योंकि 1990 से पहले, 1990 से पहले स्टूडेंट्स, 1990 से पहले हमारे देश की इकॉनमी एक क्लोज्ड इकॉनमी थी। मतलब कि एक्सटर्नल ट्रेड जो है वो ना के बराबर था, जिसके कारण कि हमें बहुत लॉस हुआ। और कंट्री में लाइसेंस राज था। ठीक है, सिर्फ 6 या 7 कंपनियों को गवर्नमेंट लाइसेंस दे देती थी कि इस चीज़ की प्रोडक्शन आप करेंगे, और कोई पर्सन उस चीज़ की प्रोडक्शन नहीं कर सकता था। अगर कोई करेगा वो इलीगल माना जाएगा। तो इन चीज़ों के कारण जो है हमारी कंट्री की इकॉनमी जो है वो बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड में चली गई थी। ठीक है, तो एक इकोनॉमिक डिप्रेशन आप कह सकते हो उस टाइम पे आया। उसको उठाने के लिए हमें एलपीजी रिफॉर्म अडॉप्ट करना पड़ा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई। तो 1991 के टाइम पे पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। उस टाइम पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के इकोनॉमिस्ट, फाइनेंशियल मिनिस्टर और एक बहुत बड़े देश के इकोनॉमिस्ट सलाहकार आप कह सकते हो। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। तो ये सारे बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पेपरों में पूछे जाते हैं, और मैंने आपको बीच बीच में बताया कि कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो ये आप वीडियो को स्टूडेंट्स अब आप रिपीट करके देखिए। ठीक है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई उसको बार बार देखिए, और इसकी मैं PDF फाइल आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो स्टूडेंट्स, नाउ वी वाइंड अप आवर सेशन। थैंक यू।